आपका जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 5 है, पार्ट 4 होगा ये, या पार्ट 5 है ये। अब देखिए इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर इसमें जो हमने पिछले लेक्चर में क्रैमर्स रूल देखा था, क्रैमर्स रूल कैसे बना, उसका यूज क्या है, उसमें उसको यूज कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने पूरा कल पिछले वीडियो में बेसिक कवर किया, उसका यूज करके आज हम लोग को बहुत सारे सम्स दिए होंगे, उसका क्रैमर्स रूल का यूज करके उसको वैल्यू फाइंड करना है। पर देखिए क्रैमर्स रूल सिखाने से पहले मैंने आपको डिटरमिनेंट सिखाया था कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। उसके लिए हमने क्या सीखा था, नंबर इन द रो एंड नंबर इन द कॉलम। उतना जब हम लोगों ने सीख लिया तो हम लोग को कहा था कि डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना इज अ पार्ट ऑफ क्रैमर्स रूल, but using Cramer's rule is only applicable when we are solving linear equation in 2 variables. Here they have not given us any equation, they have just given us determinant. So what we will do here, we will use the method which I have taught you in the previous video, that how to solve determinants. So let's see that how we can solve these questions. So देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, 3 4 2 5, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, पहला रो है, ये दूसरा रो। डिटरमिनेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 rows and 2 columns। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, तो सबसे पहले जो यहाँ का नंबर है इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 4 करना है। हमेशा सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, कभी भी आप इसका मल्टीप्लाई इससे पहले नहीं कर सकते, वरना आपका वैल्यू गलत आ जाएगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे पहले से हम देख रहे हैं एक्टिविटी फॉर्म में। एक्टिविटी क्वेश्चंस बहुत आते हैं अलजेब्रा के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, तो एक्टिविटी क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिए, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, आप बहुत इजीली यहाँ पे मार्क्स लेके जा सकते हैं। तो खाली आपको यहाँ पे ध्यान देना और आपका 2 से 3 मार्क्स, 2 से 4 मार्क्स के पूरे पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 × 5, इस बॉक्स में 5 आ जाएगा, 3 × 5 -2 4 यहाँ पे दिया तो 2 × 4। आप चाहो तो 4 पहले भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ पे 5 × 3 भी लिख सकता था, क्योंकि वैल्यू तो एक आएगी, यहाँ पे मैं 4 × 2 भी लिख सकता था। पर मेन बात क्या है कि आप कभी 2 और 4 को पहले और ना लिख दो, मेन यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। 3 और 5 में कुछ अदला-बदली कर सकते हो, पर 2 और 4 को पहले मत लिख देना और 3 और 5 को बाद में मत लिख देना। हमेशा जैसे इस वाले एग्जांपल में देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 × 4 पहले करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, फिर 5 × 0 पहले करेंगे, उसके बाद इसको 3 × 7 रखेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा, पर ये बहुत ज्यादा इजी सम है। चलिए अब देखिए 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। 15 देखिए 15 है, 15 - 8, ये 15 है यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए क्या हो जाएगा, 15 - 8 2 × 4 8 होता है। तो देखिए 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 15 - 8 = 7। अब हम लोग करते हैं दूसरा सम। अब ये देखिए एक्टिविटी वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ जैसे यहाँ पूरा का पूरा बेसिक अप्लाई किया, वहां ऐसे भी इसमें भी करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, डिटरमिनेंट में -1 to 7 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये -1 × 4 है, -2 × 7 या तो 7 × 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 रहेगा, पर प्लस माइनस ये हो गया। देखिए मल्टीप्लिकेशन में बड़े नंबर का साइन नहीं देखते हम लोग, मल्टीप्लिकेशन में जो रूल होता है प्लस माइनस प्लस का वही वाला अप्लाई करेंगे। माइनस आ जाएगा, 2 × 7 होता है 14, तो ये हो जाएगा -18। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू है। ऐसे हो गया, इक्वल टू का साइन डाल दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करें, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करेंगे। ऐसे ला रहे हैं, पहले ऐसा फिर ऐसा, पहले ऐसा फिर ऐसा, समझ में आया? तो -3 × -7, हमेशा माइनस का नंबर जो अगर आ रहा है, माइनस का नंबर है और उसके पहले भी कोई साइन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सबट्रैक्शन कोई भी साइन है, तो उसको लिखो, उसके बाद माइनस के नंबर को ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि 2 साइन एक दूसरे के साथ ऐसे अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं उसको। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो के साथ 0 होता है तो 0 आ गया। माइनस देखिए माइनस प्लस होता है, क्योंकि -3 × -7 विल गिव यू प्लस, और 3 × 7 21 होता है, इक्वल्स टू 21। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। तो इसको भी बॉक्स कर दीजिए, इसको भी मतलब कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल दीजिए। अब यहाँ पे करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा इजी है। ये यहाँ पे पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो 7 × 3 × 1/2 जैसा नॉर्मली करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इस पूरे को एज अ टर्म देखना है। जो भी डिनोमिनेटर मतलब कि फ्रैक्शन में जो नंबर है उसको एज अ टर्म देखना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना है। -5/3 × 3/2। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो, वही करना है यहाँ पे। 7/6
-5 3 15 अपॉन 6। ज्योमेट्री दोनों का सेम होगा तो आप ऐसा कर सकते हो 7 - 15 अपॉन 6 इक्वल्स टू -8 अपॉन 6। तो हमारा वैल्यू आ गया, ये 6 है। अब ये और डिवाइड हो जाएगा, देखिए 4 जा 3 जा इक्वल्स टू -4 अपॉन 3। तो ये वैल्यू आ गया हमारा। मैंने सोचा ऐसे लिखा है बट आप इसको समझ जाइएगा। देखिए एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए, हम लोग चाहते तो इस 3 को इधर से ना इसे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे ऊपर पार्ट में 3 है, तो हम चाहते ना तो इसको डिवाइड कर सकते थे पहले। पर यहाँ पे इधर हम लोग को 6 मिल चुका था, यहाँ पे हम लोग को 6 मिल गया था। तो in order to get this term in order to get the denominator of this term also 6 we did not cut this 3 by that 3। so हम लोग ने इसलिए ऐसा किया ताकि हम लोग को डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, बाकी उसका हम लोग अपना नॉर्मल सम सॉल्व कर सके। ऐसा हम लोग ने इसलिए किया। अब हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन समझ लिया, सेकंड क्वेश्चन समझ लिया और बेसिस भी हम लोग का पूरा क्लियर है पहले वीडियो के पार्ट से। तो अब हम लोग जाते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम लोग को मेन लीनियर क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, खाली आप वीडियो देखिए और इसको नोट करते रहिए पूरे के पूरे पॉइंट्स को। चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मेन क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। देखिए एग्जाम में कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पर्टिकुलर मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से 3 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक जहाँ पे आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे आप वेरिएबल कोएफिशिएंट को सेम कर देते हो, जो हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था। उसके बाद दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, जहाँ पे आप ग्राफ की मदद से जहाँ पे लाइन कट होता है वहां पे आप उसको सॉल्व कर देते हो। हाँ, ग्राफ मेथड हम लोग ने अभी तक नहीं किया, पर हम लोग उसको आने वाले वक्त में अभी करेंगे। बट और उसके बाद तीसरा मेथड होता है जो क्रैमर्स जो भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए अगर स्पेसिफिकली दे दिया तो आप कोई सी मेथड से करना पड़ेगा, पर अगर आपको नहीं दिया है तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। और अभी एक और चीज है, यहाँ पे क्रैमर्स रूल दिया तो आप ऐसे कर रहे हैं। पर देखिए ग्रामर रूल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए ये अगर आपने इजी बना लिया, ज्यादा मेहनत करा तो ये इजी हो जाएगा। अब अगर आपने मेरा पहला बेसिक सा पार्ट देखा है तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जैसे सम खाली जैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने तो पिछली वीडियो में क्या बताया था कि ग्रामर रूल आया कहाँ से, कैसे इसको हम लोग ने डिराइव किया था इस फॉर्मूले को। बट अगर आपने अभी ये वीडियो देखते हो तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान दे दिया तो आपको पता चलेगा कि सम कैसे सॉल्व करना है। सम सॉल्व करना बहुत ज्यादा ईजी होता है क्रैमर्स रूल का हिसाब से। बस एक आपको थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा। देखिए क्रैमर्स रूल को फाइंड करने के लिए आपके सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, डी, उसके बाद dx, उसके बाद dy, उसके बाद x आता है आपका dx अपॉन डी से। dx की जो वैल्यू है उसको d से डिवाइड कर दो और y की वैल्यू आती है dy अपॉन डी से। बस इतना आपने अगर कर लिया तो आपका क्रैमर्स रूल, अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये सब आया कहाँ से, ये सब बना कहाँ से, उन्होंने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके कि ये सब फॉर्मूला बना कैसे, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। देखिए क्रैमर्स रूल का खास बात ये है, जब हम लोग पहले मेथड जो कि था एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देते हैं, कैसे कर देते हैं समझिए। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +3 है, दोनों का भी दोनों भी सेम नहीं, 4 और 3 सेम थोड़ी ना, बट मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा -12y हो जाएगा, -12y, और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 4 12 होता है, तो ये +12y हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और उसके बाद मेरे को क्या कितना है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे मैं तो 16 9 25। तो मतलब आपको ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आपका। बट क्रैमर्स रूल में आपको कुछ भी बराबर, मतलब कि कोई भी एलिमिनेशन मेथड में से कोएफिशिएंट को बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली खाली जो फॉर्मूला है उसको यूज करके आप कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, देखिए डी का फॉर्मूला क्या है, डी का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल्स टू, देखिए इस साइड में ये डिटरमिनेंट ही है, ठीक है, डिटरमिनेंट ही है। इस साइड में x का दोनों इक्वेशन का कोएफिशिएंट आ जाएगा और यहाँ पे y का आ जाएगा। यहाँ पे x के साथ 3 था पहले इक्वेशन में, यहाँ पे x के साथ 4 था। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। d का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे देखिए x का फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो आएगा, सेकंड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो आएगा। y का यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो आएगा, सेकंड इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो आएगा। अब देखिए 3 और 4 पहले 3 और 4 x के साथ थे, अब y के साथ -4 थे। इसको कभी भी 4 मत लिखना, माइनस के साथ में तो -4 लिखना। यहाँ पे +3 तो 3 हम लोग प्लस का साइन लिखते हैं, तो क्या मिला हम लोग को, ये -4 मैंने यहाँ पे लिखा है। 3 × 3 ऐसे करते हैं ना, इस ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाते हैं, इंटू -4, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, इंटू
-4 इंटू 4 कितना हो गया? अब देखिए 9 माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 9 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस होता है 16 इक्वल्स टू 25। तो डी की वैल्यू आपको 25 आ गई। ध्यान से बताता हूं हम लोगों ने किया क्या। डी के एक साइड में एक्स के कोएफिशिएंट्स आएंगे, वन और जो इक्वेशन 1 में एक्स का कोएफिशिएंट है उसका इक्वेशन 2 में जो एक्स का कोएफिशिएंट है, फिर वाई में इक्वेशन 1 का जो एक्स का वाई का कोएफिशिएंट है वो आएगा, फिर इक्वेशन 2 में जो वाई का कोएफिशिएंट है वो आएगा। इतना समझ में आ गया। अब dx में क्या करना है और dy में क्या करना है वो बताता हूँ। जैसे ही dx और dy का वैल्यू आ गया आपके लिए x और y का वैल्यू बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको dx का वैल्यू बताता हूँ। इतना समझ में आया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, अगर आपको इसको नोट डाउन करना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए अब हम लोग dx का वैल्यू निकालते हैं। dx का देखिए dx में क्या करना है आपको। dx में dx इक्वल्स टू, देखिए नॉर्मली यहाँ पे x था तो dx में x को रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे c के साथ। c कांस्टेंट होता है, c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो देखिए c का वैल्यू जो 1 में है इक्वेशन 1 में उसको पुट कर दीजिए, जो c का वैल्यू 5 में उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c, यहाँ पे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। वो जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली ये कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा कर दिया हम लोग ने। अब देखिए 10 और 5 यहाँ पे आ गया। अब y में क्या आएगा। y में तो जो नॉर्मल था -4 और 3 था, इसको सीधा यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से भी देख सकते हो पर यहाँ से कॉपी कर लो। फिर क्या होगा, पर आपको ऊपर सीधा नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको आप एग्जाम में मत लिखना, आपको नॉर्मली ऐसे कॉपी करना है। इसको ट्रिक को करो, dx अगर लिखा है तो x को c से रिप्लेस कर दो और y को ऐसे एज इट इज रहने दो। जब d है तो नॉर्मली x और y के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। अब dy में y को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको तब देखेंगे। पर यहाँ पे देखिए 10 into 3 -5 into -4 30 minus -20 इक्वल्स टू 30 plus 20 इक्वल्स टू 50। बहुत ज्यादा इजी, खाली कैलकुलेशन है। therefore dx इक्वल्स टू 50। कितना आ गया। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए dy का वैल्यू निकालते हैं। dy में क्या करेंगे आप, x को एज इट इज रहने देंगे और y यहाँ पे c को ला देंगे। x की वैल्यू x का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वेशन 1 में 3 है और 2 में 4 है। इतना हो गया, वो आप सीधा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद c का वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए 10 और 5। उसके बाद क्या करेंगे, इधर इक्वल टू का साइन डाल दीजिए। 3 into 5 इक्वल्स टू 3 into 5 माइनस 10 into 4 15 minus 40 इक्वल्स टू -25। therefore dy इक्वल्स टू -25। आपने ऐसा बॉक्स बना दिया, इतना वैल्यू आपको मिल गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं को फिर से बताऊंगा हमने किया क्या। डी के लिए मैं को खाली सम सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको पूरा समझना है कि कैमरा सूल कहां से आता है। तो पहला पार्ट देख लीजिए इस वीडियो का। अब देखिए एक्स वाई, देखिए डी में हम लोगों ने एक्स का कोएफिशिएंट लिखा, इक्वेशन 1 में क्या था उसको ऊपर लिखा और इक्वेशन 2 में क्या था उसको नीचे लिखा, ऑर्डर वाइज लिखा सीक्वेंस के हिसाब से। y में क्या किया, जो इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट मतलब कि y के साथ जो नंबर है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो y के साथ जो नंबर है, और वेरिएबल मतलब x और y, समझ में आया। और कांस्टेंट मतलब क्या, इसमें कोई भी बाजू में कोई भी वेरिएबल ना हो, समझ में आया। तो कांस्टेंट 10 और 5 है क्योंकि इनके बाजू में कोई भी वेरिएबल नहीं है, समझ में आया। तो y के साथ क्या था, -4 था साथ में, -4 को सीधा -4 लिखना है, +4 मत लिख देना, -4 लिखना है। इसके बाद y के साथ क्या था 3 था, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद जो नॉर्मल डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या था कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को इससे मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देंगे, ऐसा किया। फिर 9 तो फिर 25 आ गई। dx में क्या किया कि x है ना यहाँ पे, तो x से आकर यहाँ पे, तो x का इधर रिप्लेस कर देंगे। इसको एक ट्रिक है याद करने का, जहाँ पे c का आ जाएगा वैल्यू। तो देखिए c का वैल्यू क्या था, इक्वेशन 1 में 10 था और c का वैल्यू इक्वेशन 2 में 5 था, 10 और 5 कांस्टेंट थे यहाँ पे। उसके बाद y का क्या था, -4 था 1 में और +3 था यहाँ पे 2 में, इक्वेशन 2 में। उसके बाद उसको नॉर्मल सॉल्व कर दिया। उसके बाद y में क्या किया कि x को एज इट इज रहने दिया, और जो y का जगह था जहाँ पे x और y था ना, x और y था, तो y को रिप्लेस कर दिया c से रिप्लेस कर दिया, तो 10 और 5 यहाँ पे लिख दिया। उसका नॉर्मल सॉल्व कर लिया। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, d इक्वल्स टू 25, dx इक्वल्स टू 50 एंड dy इक्वल्स टू -25। इतना लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए मैं इसको रफ कर दूंगा, ये वैल्यू स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ अब देखिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अभी। by using
क्रैमर्स रूल, आप ये लाइन याद कीजिए, इसको हर वक्त लिख देना जब भी लास्ट में से फॉर्मूला पुट करने का वैल्यू आएगा, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी। इसको हमने डिराइव किया है पहले वीडियो में, तो आपको पता था कि ये कैसे आया। अगर आपको नहीं जानना तो आप सीधा सम सॉल्व करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 50 अपॉन 25। सो 25 2 50 होता है, आप लोग को पता है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, ये हो गया। y इक्वल्स टू dy अपॉन डी। dy क्या था, -25 था अपॉन 25 था, 1 जा माइनस 1, मतलब कि -1 जा, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू -1। देयरफॉर सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख देना, सॉल्यूशन x, y इक्वल, ऐसे डाल देना x, y इक्वल्स टू 2, 1, ऐसे डाल के इसको बॉक्स कर देना। अब मैं आपको होमवर्क में क्या कर सकते हैं कि ना इस इक्वेशन को, जो हमारा पहला मेथड था एलिमिनेशन, उससे सॉल्व करके देख सकते हैं कि वैल्यू करेक्ट है कि नहीं। समझ में आया? अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पूरा समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए पूरे 10 के दोस्तों के साथ। उनको बता दीजिए कि ये चैनल आपको पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस मिलने वाला है, और 11th वाले जो बड़े भाई हैं उनको बता दीजिए कि उधर भी आपको पूरा का पूरा मैथ्स और साइंस मिलने वाला है, क्योंकि साइंस के जो स्ट्रीम स्टूडेंट्स के जो बच्चे उनको बता दीजिए, और 12th के बच्चों को भी अपने बता दीजिए कि यहाँ पे आपको मैथ्स और साइंस मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5। थोड़ा सा रीअरेंज इन लोगों ने कर दिया, हम लोग उसको रीअरेंज करके नॉर्मल फॉर्म में कर देंगे। नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या कि जहाँ पे x और y इस लेफ्ट हैंड साइड में हो और जो कांस्टेंट हो वो राइट हैंड साइड में हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी उल्टा पुल्टा करके दे दिया कि -4 को यहाँ पे लेके आ गए हैं, फिर 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5 दिया है, तो यहाँ पे एलसीएस में y का वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं है, ऐसे ऐसा करके दिया है यहाँ पे। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले। देखिए 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये -4 जब यहाँ पे गया तो +4 होगा, तो 0 + 4 इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। समझ में आया? अब देखिए 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, कांस्टेंट अपना एलजेस में, बाकी सारे वेरिएबल वाले जो टर्म है वो अपने एलजेस में है। समझ में, ये होता है नॉर्मल फॉर्म। समझ में आ गया? अब देखिए 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहाँ से क्या करना है, d की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, d इक्वल्स टू, कोई के लोग क्या करते हैं कि हियर ऐसे लिखते हैं कि हियर a1 a2 इक्वल्स टू a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे a1 a2 लिखेंगे, b1 b2 लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि a1 a2 b1 b2 कैसे आता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपके स्कूल के टीचर कैसे करते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, C1 C2 कैसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी a1 की वैल्यू क्या है, 4 है, a2 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू 4 है, c2 की वैल्यू 8 है। मतलब क्या कि जितने a1 b1 c1 यहाँ पे लिख दिया, a2 b2 c2 यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? ऐसा करते हैं। आप ऐसे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 इक्वल्स टू 4 6 3 5, 4 5 जा इक्वल्स टू 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2, सॉरी 2 खाली 2। देयरफॉर d इक्वल्स टू 2, इतना आ गया वैल्यू, d का वैल्यू 2 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया एक तरीका। अब क्या सीधे क्या कर सकते हैं कि d इक्वल्स टू, सीधा वैल्यू डाल दिया, देख के ऑब्जर्व करके खाली वैल्यू डाल दिया, 4 6 3 5, उसके बाद नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर दिया। तो ये एक तरीका है। अब आपको है कि अगर आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन जल्दी में गड़बड़ कर देंगे, आपको लगता है कि आप थोड़ा सा आपको भूल हो जाएगा आपसे, तो आप एकदम पूरा प्रॉपर ऐसे तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपका वैल्यूज पुट करने में आपको दिक्कत ना आए। बट अगर आपको है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप पैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे सीधा वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा इसमें आपका। चलिए हम लोग dx का करते हैं। dx की वैल्यू क्या होती है, c1 c2 x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा b1 b2 जो बाय के साथ था। c1 c2 क्या था यहाँ पे, 4 और 8 हमने लिख के रखा है, 4 और 8, और यहाँ पे क्या 3 और 5। क्या करेंगे, 4 5 जा होता है 20, जो लिख चुका है, माइनस 8 जा होता है 24। आप पूरा इसको इलांगेट करके लिखना, पर मैं इसको छोटा करके लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू -4। देयरफॉर dx इक्वल्स टू -4, ये हमारी एक और वैल्यू आ गई। dy क्या होता है, dy होता है यहाँ पे आ जाएगा a1 a2, यहाँ आ जाएगा c1 c2। देख रहे हो y है तो b को रिप्लेस कर, क्योंकि b y का कोएफिशिएंट था, तो y है तो b को रिप्लेस कर दिया c से। x है तो x में a का जो x का कोएफिशिएंट था उसको रिप्लेस कर दिया c से। समझ में आ रहा है?
ऐसे करें। पहले से मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम लोगों ने इसको यूज किया था। 4 और 6 होता है, A1 A2 की वैल्यू है 4 और 6, और C1 C2 की वैल्यू है 4 और 8। 4 8 कितना होता है 32 माइनस 4 6 होता है 24 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ 6 and 2 इक्वल्स टू 8 हो गया। तो देयरफॉर dy इक्वल्स टू 8। देखिए d आ गया 2, dx आ गया -4 और हमारा dy आ गया 8। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए इतना सम तो हो गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, डी का वैल्यू मिल गया, डी वाई का वैल्यू मिल गया, डी एक्स का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग का मेन काम तो हो ही गया यहाँ पे। अब देखिए अब एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई का क्या वैल्यू था डी वाई अपॉन डी। समझ में आया। अब देखिए उसको पुट कर देंगे, पहले इसको रफ कर देते, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार पूरा का पूरा, तो मैं रफ कर देता हूँ पूरा। देखिए खाली आपको dx डी और dy और d का वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपका जो x का है उसमें तो खाली आपको एक वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। और dx d और dy का वैल्यू बहुत ज्यादा इजी है निकालना, कुछ इसमें हार्ड नहीं है इतना। एक बार अगर आपने बेसिक्स का वीडियो देख लिया, इसके पहले का जो वीडियो था, तो आपको पूरा समझ आएगा कि बनता कैसे, उसको आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, आप खेलने लगोगे क्लाइमर फ्रूट के साथ। तो बस आप एक बार वो वीडियो देख लो, आपको नहीं देखना है, इतना बेसिक्स में नहीं जाना, को मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये वीडियो देख के पूरा सम कैसे सॉल्व करना उसको सीख सकते हो। वो वीडियो मैंने खाली इसलिए बनाया ताकि आपका इंटरेस्ट जाग जाए मैथ्स के प्रति कि वाह ऐसे भी मतलब हम लोग फॉर्मेट डिराइव करते हैं, फॉर्मेट डिराइव किया जाता है। अब देखिए डी का वैल्यू आपने देख 2, डी का वैल्यू 2 लिख दिया, डी एक्स का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे -4, माइनस है यहाँ पे -4 है, डी वाई का वैल्यू आ गया यहाँ पे 8, इतना वैल्यू आ गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। अब एक वो लाइन हमने क्या याद की थी, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, बाय यूजिंग क्रैमर्स, सी कैपिटल रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट का नाम दे रहे हैं, मैथमेटिशियन का नाम दे रहे हैं। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन डी, इतना कर दिया। देखिए -4 अपॉन 2, 2 2 2 द 4 इक्वल्स टू -2, so x equals to -2, y equals to 8 upon 2 equals to 1 the 4 the y equals to 4। therefore solution में लिख देना आप, therefore solution equals to x comma y equals to -2 4। आप इसको फिर से नॉर्मल जो हम लोग का एलिमिनेशन मेथड होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पे सब कुछ हम लोग को पहले से अरेंज करके दिया हुआ है अच्छे तरीके से। x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हियर a1 = 1, x का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में क्या है वो होता है a1, x का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 में क्या होता है वो होता है a2 2, b का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में क्या होता है वो होता है b1, b का कोएफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 में क्या होता है वो होता है b2 -3। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जो मैं बोल उसको ध्यान से सुनो। c का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में होता है वो होता है c1 -1, c का वैल्यू जो इक्वेशन 2 में होता है वो होता है c2, वो होता है 12 होता है, सॉरी। अब ये बस निकल गया, ये मतलब कि एकदम ऑब्जर्व करके
हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल में। फोर्थ क्वेश्चन से पहले हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन में? 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। आप इसको पूरा का पूरा अपने नोटबुक में एक बार लिख लेना, उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम डाल देना। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को? हियर a1 = 6, a2 = 8, b1 = -4 and b2 = -2, -3, sorry, -3, b2 = -3, c1 = -12 and c2 = -2। तो ऐसे हम लोग को पूरी की पूरी वैल्यूज मिल गई। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को पूरा वैल्यूज मिल गया। a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है। ध्यान से सुनिए, a1 क्या होता है? a1 होता है जो x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में, वो होता है a1। x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या है, वो होता है a2। b का y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में क्या है, वो होता है b1। y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में क्या होता है, वो होता है b2। c तो का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, c1। c का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में क्या होता है, वो होता है c2। तो मैं क्या होता है ये सब, अगर आपको नहीं समझ तो इसको, ये जो मैं लाइन बोला भी उसको पीछे सुन लीजिएगा, पीछे वीडियो करके, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब लोग सबको सॉल्व करते हैं। देख कैसे करेंगे। d = a1 a2 b1 b2, ये फॉर्मूला है, मतलब कि इसको याद करेगा, इसको याद कर लिया लोगों ने। तो देखिए क्या करें, यहाँ पे हम लोग पूरा ऐसा कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, इसको मत लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं यहाँ पे ऐसा कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ, पूरा यहाँ पे y का कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ। तो a1 * 6 8 -4 -3 = 6 × -3 -8 × -4। देखिए 6 से 18 होता है, 80 प्लस माइनस -18 - 8 4 होता है 32। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे से ब्रैकेट डाल दीजिए, -18 + 32। 32 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 और 6 जाएगा तो 14 बचेगा। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 14। सो d = 14, ये इतना वैल्यू आ गया। अब देखिए dx की वैल्यू क्या होगी, dx = देखिए यहाँ पे x है, तो dx है, तो यहाँ पे ऐसा कोएफिशिएंट यहाँ पे c आ जाएगा, तो c1 c2 यहाँ पे लिख देंगे, c1 c2, यहाँ पे b के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, b का पूरा b1 और b2। इसको मतलब c और b ये खाली समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो इक्वल्स देखिए, अब यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यूज पुट कर दीजिए, -12 -2 -4 -3। इसके बाद नॉर्मल से हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व कर दीजिए। पहले इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस टर्म से, माइनस इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इस टर्म से, -12 × -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस है, -2 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब देखिए क्या वैल्यू आएगा, 12 3 36 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, -2 4 6 8 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 36 - 8 हो गया, कितना बचेगा 28। तो dx की वैल्यू आ गई 28। इतना याद करके अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हम लोग आगे करके बताता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अब हम लोग इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम उसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब कि आगे कैसे करना है उसको देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं dy का वैल्यू निकालने का हम लोग वो करेंगे। तो देखिए dy का वैल्यू क्या होता है, dy का क्या देखिए यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो x रहेगा पर यहाँ पे c हो जाएगा, ये भी मैंने समझा के बस लिखना बस। तो हो जाएगा a1 a2 c1 c2, उसका क्या हो जाएगा, इक्वल्स होता है। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू पुट करेंगे, 6 8 -12 -2 इक्वल्स टू 6 × -2 -8 × -18 -12 सॉरी, तो -12 आ गया। अब देखिए इतना लोगों को मिल गया। अब देखिए 6 12 होता है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा, -8 12 से कितना होता है, देखिए 12 9 का होता है 108, तो उसके पहले हो जाएगा 96, तो -96 आएगा, समझ रहे हैं। तो देगा -12 + 96। अब देखिए 96 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। तो डी आई की वैल्यू क्या आ गई, 84 आ गई। अब देखिए डी की वैल्यू थी 14, डी एक्स की वैल्यू थी 28, डी वाई की वैल्यू क्या है 84। देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ये लाइन आप याद करिए, इसको हर एक में डालना है आपको जब भी क्रैमर्स रूल करेंगे। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल इक्वल्स टू, मतलब कि बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी एंड y इक्वल्स टू dy अपॉन डी। इतना हो गया। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए,
28/14 इक्वल्स टू 2, 1 ज़ा 2 ज़ा, एंड y इक्वल्स टू 84/14। अगर आपको तुरंत नहीं याद आ रहा कि 14 के टेबल में 40 के टेबल में 84 कब आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों भी 7 से जाते हैं। देखिए 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा और 6 ज़ा, तो 14 6 ज़ा 84 होता है, 14 6 ज़ा 84 होता है। क्योंकि देखिए 14 5 ज़ा 70 होता है, उसमें 48 रहेगा तो 84 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 6, इसको बॉक्स बना दीजिए, x इक्वल्स टू 2, इसको बॉक्स बना दीजिए। लास्ट में यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन सोल्यूशन x, y इक्वल्स टू 2,6। चलिए यार हम लोग को वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट टाइम रहेगा उसको करेंगे। आई होप कि आपको पूरा चीज समझ में आया। अगर समझ में आया तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने पूरे 10 के दोस्तों के साथ। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है तो बहुत ज्यादा इजी है। इसको खाली हम लोग को A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसको उस वैल्यू को पुट कर देना है और हम लोग को नॉर्मली आंसर मिल जाएगा। क्या दिया है इसमें 4m + 6n = 54, 3m + 2 = 28। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, हमारा सेकंड इक्वेशन था। क्या करेंगे हियर A1 A2 इक्वल्स टू कॉमा B1 B2 इक्वल्स टू कॉमा B2 है C1 C2 इक्वल्स टू क्या है, देखिए 4 3 6 2 54 एंड 28, ऐसा ऐसा सब दे के रखा है। डी का क्या मतलब होता है, A1 A2 C1 B1 B2 इक्वल्स टू 4 3 6 एंड 2, इतना हो गया। अब देखिए 4 × 2 - 3 × 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 होता है 8, 8 - 18 इक्वल्स टू -10। देखो d इक्वल्स टू -10, सिंपली उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। dx की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए वो dx क्या होता है, थोड़ा छोटा हो गया है। dx का वैल्यू क्या होता है, देखिए होता है ये C1 C2 B1 B2, ऐसा होता है। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट होता है, जो a होता है, उसको हम लोगों ने हटा दिया, तो 54 28 और यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 2। सो देखिए 54 2 होता है 108, क्योंकि देखिए 54 है तो उसका डबल करना है, माइनस 28 6 तो उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 28 6 कितना होगा, देखिए 28 6 कितना होगा, देखिए 6 7 होता है 42, 6 7 होता है 48, तो 48 तो 4 उधर ऊपर चला गया, तो देखिए 6 2 होता है 12, तो हो जाएगा 168 -168। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, 168 में से 108 को माइनस कीजिए और बाद में माइनस का साइन डाल देना है। यहाँ पे माइनस का साइन पहले डाल दिया हम लोगों ने, तो देखिए 8 में से 1 गया 0, 6 में 6 तो ऐसे रहेगा, और 1 तो 60 -60 हम लोग की वैल्यू है। तो dx इक्वल्स टू -60। इसको हम लोग मन में भी निकाल सकते हैं, तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब देखिए dy की वैल्यू निकालते हैं। dy का वैल्यू क्या होता है, देखिए y क्या होता है, y b का कोएफिशिएंट होता है, तो b को हटा देंगे, यहाँ पे c से कर देंगे, यहाँ पे x रहेगा। तो x का क्या होता है, a1 a2 होता है, यहाँ पे होता है c1 c2। इसको मत लिखना x और c को, वो समझाने के लिए बताया। और a1 a2 क्या होता है 4 और 3, c और c2 होता है 54 और 28। इतना हाथ में आ गया। देखिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 × 20, देखिए ये हो जाएगा 28 × 4 या 4 × 28 माइनस 54 × 3। इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिए एक बार। देखिए इतना है, तो इतना जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए dx की वैल्यू आ गई -60, d की वैल्यू की -10। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए dy इक्वल्स टू 28 × 4 कितना होता है 112 होता है, आपको सॉल्व करेगा। और 51 × 3 कितना होता है -42 होता है, इक्वल्स टू -50 आएगा आपका आंसर। तो dy की वैल्यू आ गई -50, तो इतना आप याद रख लीजिए, इतना इसका वैल्यू है। समझ में आ गया इतना। अब हम लोग ना मैं इसको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद से आगे क्वेश्चन मतलब कि आएगा सॉल्व करना, उसको देखते हैं। देखिए इतना बात कर दीजिए। x क्या होता है dx/d और y क्या होता है dy/d। खाली आप उतना वैल्यू पुट करना है और हम लोग की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगा, बताता हूँ मैं आपको। देखिए y यूजिंग ग्रामर, तो आप ऐसे लिख देना है y यूजिंग ग्रामर, तो x इक्वल्स टू dx/d, तो कितना आ जाएगा -60 अपॉन -10, माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल्स टू 6, ये हमारा वैल्यू आ गया। Similarly we will do this for y also, to dy/d, this is our formula, and then put the value of dy which is -50 and d का वैल्यू is -10। so y कट, देखिए माइनस कट हो जाएगा, 0 0 कट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू आ गई। तो
सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, सोल्यूशन x, y इक्वल्स टू 6, 5, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हम लोग कर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रैवर्स रूल का। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले इक्वेशन में 2x + 3y = 2, ये हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हम लोग को नॉर्मल से पहले पता था वैसे। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया हम लोगों ने, पर आपको डरना नहीं है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब देखिए इसको ना आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम लोग देखिए अपना यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, पर y के डिनोमिनेटर में 2 दिया है। अब देखिए y के डिनोमिनेटर में 2 दिया है। अब मैं इस -y/2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -y/2 कैसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू -1/2 इंटू y। तब y का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा तो -y/2 हो जाएगा, तो हम लोग को वही मिल जाएगा। बट तो मतलब इसका मतलब y का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का b2 क्या आ गया, b2 इक्वल्स टू -1/2 और b1 कितना आ गया, 3 आ गया। इसको मैं ऐसे नॉर्मली भी टेबल में पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इस एक्सरसाइज का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही डिनोमिनेटर में दिए थे और उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने उस क्वेश्चन में किया था जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था। बट उससे अच्छा कि हम लोग इसको ये इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग वैसे सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था ना, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 से मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 1/2 सेकेंड बाय 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x - y = 1, क्योंकि y/2 का 2 कट हो गया और 1/2 का 2 कट हो गया। सो 2x - y = 1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। देखिए मैंने आपको लिख के भी बताया कि 2 × -1/2 कट हो गया, क्योंकि एक ऊपर था न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में था, तो ये तो कट हो गया। उसके बाद 1/2 भी कट हो गया, मतलब कि नीचे का डिनोमिनेटर वाला 2 भी कट हो गया, क्योंकि हमने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप सब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग को जो इक्वेशन नंबर 3 मिला है उसका ही यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग को a1 की वैल्यू जो है 2 मिलेगी, फिर a2 की वैल्यू 2 मिलेगी। अब हम लोग को a2 के लिए थर्ड इक्वेशन को देखना है, b2 के लिए -1 होगा वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे वो लिख भी दे रहा हूँ, a1 a2। पहले हम क्या करते थे कि a2 का वैल्यू इक्वेशन 2 से निकालते थे, b2 का वैल्यू इक्वेशन 2 से। बट अब यहाँ पे हम लोग a2 का वैल्यू और b2 और c2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से निकालेंगे। सो यहाँ पे a2 का वैल्यू 2 आया, b2 का वैल्यू -1 आया और c का वैल्यू 1 आया, c2 का वैल्यू 1 आया। तो अब क्या करना है, सिंपली जो भी पहले तो ये सब वैल्यूज़ निकाल लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, d = a1 a2 b1 b2। तो क्या कर दिया, 2 2 3 -1। हाँ देखिए मैंने वही फॉर्मूला लिखा वहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 और 2 ये आएगा और 3 और -1 आएगा b1 b2 की जगह पे। उसके बाद जो सिंपली जो हम लोग का मेथड था उसके सॉल्व कर देना है, 2 × -1 -3 × 2, ऐसा सॉल्व कर दिया। उसके बाद -2 -6 तो -8 आ गया। तो डी की वैल्यू उसको बॉक्स बना लेना आप। उसके बाद क्या निकालना है, dx निकालना है, उसके बाद dy निकालना है। ये दोनों का वैल्यू निकलने के बाद हम लोग का काम एकदम ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एकदम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद तो खाली मेन फॉर्मूला लगाना है कि dx = dx/d और y = dy/d। तो फॉर्मूला लगाने के बाद का काम तो ईजी है, बट आप अगर ये समझ गए तो आपके लिए एकदम ईजी है। और हम लोग ने इतना सारा सम सॉल्व कर लिया पहले कि हम लोग इसको एकदम ईजिली समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब आगे हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे और dy का वैल्यू निकालेंगे। तो dx का फॉर्मूला क्या था वो देखिए मैं भी लिख भी दूंगा। और dx का वैल्यू क्या था, c1 c2 b1 b2। वैल्यूज पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है और वैल्यू निकल के आ जाएगा dx का। तो dx = c1 c2 b1 b2। समझ में आ रहा है, मैंने को पहले ही बता दिया। तो हाँ वहाँ पे y के कोएफिशिएंट y1 y2 b1 b2 c1 c2 आ गया। अब देखिए 2 1 और 3 और -1, 2 × -1 और 1 × 3 थी। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दिया, आप एग्जाम में डिटेल में लिखना। dx की वैल्यू आ गई -5। समझ में आ रहा है कैसे निकाला। उसके बाद अब dy का वैल्यू निकालना है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वहाँ पे दिखाया नहीं कि मैं 2 × -1 किया, बट मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे b1 b2 और c1 c2 आएगा। समझ में आया, a1 a2 और यहाँ पे आएगा c1 c2। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 और 2 आ जाएगा a1 और a2 के बदले, और c1 c2 के साइड में 2 और 1 आ जाएगा।
अब क्या करना है, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 4, तो -2 आ गया वैल्यू। सो डी वाई का वैल्यू आ गया -2, डी की वैल्यू थी -8, डी एक्स की वैल्यू थी -5 और डी वाई की वैल्यू थी -2। सो एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वहाँ पे लिख देना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। -5 अपॉन -8, तो ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल हो गया और 5 अपॉन 8 एक्स की वैल्यू आ गई। आप इसको डेसिमल में मत करो, एज इट इज़ रहने दो। डी वाई अपॉन डी का वैल्यू क्या आएगा, -2 अपॉन 8, तो हो जाएगा -1 अपॉन 4, सॉरी माइनस कैंसिल होगा 1 अपॉन 4। इसको भी आप डिनोमीटर में लेके जाओ, 1 अपॉन 4 ही रहने दो। सो वाई की वैल्यू ये आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई। लास्ट में आप सोल्यूशन लिख के उसको दिखा देना कि हम लोग का दरफोर सोल्यूशन एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 5 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 4। तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ ला दिए। आपको कोई भी डाउट है इस समय तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेंस में कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने 2 से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, उससे एक नया थर्ड इक्वेशन मिला हम लोग को और उसका हम लोग ने वैल्यूज़ पुट कर दिए और हम लोग का काम ईजिली ख़त्म मतलब कि हो गया। उसके बाद A2 B2 और C2 पे जगह पे इक्वेशन नंबर 3 से हम लोगों ने उसके वैल्यूज़ उठा के उधर पुट कर दिए। तो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी आपको सजेशन है वीडियो को लेकर तो आप वो डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप भी पार्टिसिपेट करते हो इस चैनल की ग्रोथ में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप इस चैनल को अपने बड़े भैया लोग को भी सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है क्लास 11 और 12 का मैथ्स और साइंस, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो जाता है। और क्लास 10 का भी मैथ्स और साइंस आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने पूरे के पूरे दोस्तों के साथ 10वीं के। ये हम लोग को मोटिवेट करता है कि हम लोग और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। सो आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, पार्ट 6 ऑफ क्रैमर्स रूल। ओके दोस्तों, चलिए फिर मेन आप इस चीज़ को समझ जाइए कि कैसे हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हैं और डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा और इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए कि आप इसको सॉल्व कर लो। तो दोस्तों हम लोग आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।